मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे चीनी साम्राज्यवाद, स्थायी समाधान, अगला निशाना ताइवान। ये वीडियो का पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हमने चर्चा किया था कि कैसे चीन ने 3 राष्ट्रों को कब्जा किया, जिसमें तिब्बत, शिनजियांग और इनर मंगोलिया। और वहाँ कैसे पॉपुलेशन डेमोग्राफी को चेंज करके चीन ने भविष्य के लिए स्थायी समाधान किया। उसी कड़ी में जो अगला निशाना ताइवान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, ताइवान का जो इतिहास है, तो पिछले 2000 साल के इतिहास में 17वीं और 18वीं शताब्दी में लगभग 100 साल ताइवान किम राजवंश के कार्यकाल में चीन के अधीन रहा। उसके बाद 1895 में चीन जापान युद्ध हुआ, जिसमें जापान की जीत होती है 1895 में, और ताइवान को चीन जापान को सौंप देता है। तो ताइवान को जापान को सौंपने के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है 1939 से लेकर 45 तक, और जब जापान की हार होती है अमेरिका के सामने, तब ये जो ताइवान है, इसको जापान चीन को सौंपता है 1945 में अमेरिकी सरकार के संरक्षण में। और उस समय चीन में राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक सरकार चांग काई शेक के नेतृत्व में थी। और जब 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति होती है, तो राष्ट्रपति चांग काई शेक की जो लोकतांत्रिक सरकार थी, उसकी हार होती है, और चांग काई शेक अपने समर्थकों के साथ 1949 में ताइवान चले जाते हैं। जो जापान ने जब सौंपा था, तब ताइवान एक पार्ट बन गया था चीन के। लेकिन इतिहास में आप देखेंगे तो चीन और ताइवान का जो संबंध है, जस्ट भारत और श्रीलंका के जैसे संबंध रहे हैं, वैसे ही है। चीन के शासन, जैसे मैंने पहले में बताया, मात्र 100 साल रहा चीन के अधीन ताइवान। उसके पहले लगभग इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र था ताइवान। और देखेंगे इतिहास में तो श्रीलंका भी चोल राजाओं के समय में लगभग 70-80 साल भारत के अधीन रहा श्रीलंका। और ब्रिटिश सरकार में भी कुछ समय तक मद्रास प्रेसिडेंसी से श्रीलंका का प्रशासन संचालित होता था। तो आज श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, जिसमें भारत ने कभी दावा नहीं किया। लेकिन चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है, खासकर कम्युनिस्ट क्रांति के बाद, और मैंने बताया जैसे तिब्बत, शिनजियांग, इनर मंगोलिया को जैसे कब्जा किया, उसी कड़ी में ये अगला निशाना ताइवान है और उसका स्थायी समाधान है। स्थायी समाधान की शुरुआत तो चांग काई शेक अपने समर्थकों के साथ 11 लाख लोगों के साथ जब 1949 में ताइवान गए थे,
तो पॉपुलेशन चीनियों की बहुत हो गई थी ताइवान में। और आज के डेट में हान चाइनीज लोग ताइवान में भी 90% हैं। और उनका भाषा भी, ऑफिशियल लैंग्वेज जो आधिकारिक भाषा है ताइवान की, मैंड्रिन चाइनीज भाषा ही है। आप देखेंगे इतिहास में 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक, तो जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, टर्की, जापान, ये जो 6-7 साम्राज्यवादी राष्ट्र थे और एक दूसरे के तहत, समझौते के तहत एक एक क्षेत्र को बांटते थे। इस क्षेत्र को वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, इस क्षेत्र को मैं नहीं करूंगा, और साम्राज्यवाद के विस्तार करते थे। उसी तरह जो अभी स्थिति हो गई है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड को कब्जा करने के सोच रहे हैं। उसके बाद कोलंबिया और ईरान के खिलाफ कार्रवाई और रिजिम चेंज करने की बात सोच रहे हैं। रूस अभी व्यस्त है यूक्रेन को कब्जा करने में। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति, जो महाशक्ति हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, अपने अपने साम्राज्य विस्तार और स्वार्थ में लगे हुए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शी जिनपिंग ने 31 दिसंबर 25 को घोषणा किया कि 1 से 2 साल के अंतर्गत या तो ताइवान स्वयं मिल जाए चीन में, या ताकत के बल पे हम उसको कब्जा करेंगे। तो चीन के लिए बहुत अनुकूल स्थिति है। लेकिन चीन के अनुकूल स्थिति है, उसके साथ साथ आज ताइवान का क्षेत्रफल लगभग 37,000 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या 2 करोड़ 30 लाख है, और ताइवान एक विकसित राष्ट्र है। जापान से साउथ कोरिया, चीन सभी से आगे है। पर कैपिटा इनकम आज ताइवान के 38,000 अमेरिकन डॉलर है, और उसका जो जीडीपी है 884 बिलियन डॉलर है। 884 बिलियन डॉलर, जो उसको आर्थिक रूप से दुनिया के सभी राष्ट्रों में अंडर 20 में है वो। और ताइवान को आज माइक्रोचिप सुपर पावर माना जाता है, और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में भी बहुत आगे है। आज दुनिया के माइक्रोचिप्स उत्पादन में लगभग 70%, दुनिया के 70% उत्पादन में ताइवान की भागीदारी है। और जो आधुनिक माइक्रोचिप हैं लेटेस्ट, उसमें तो 90% भागीदारी ताइवान की और ताइवान की कंपनियों की दुनिया में है। एक छत्र राज, इसीलिए माइक्रोचिप सुपर पावर ताइवान को बोला जाता है। और ताइवान एक विकसित राष्ट्र है। चीन का लालच और बढ़ गया है कि किसी भी हाल में एक विकसित राष्ट्र को, और जिसका माइक्रोचिप में एकाधिकार है, उसको कब्जा करके स्थायी समाधान करना उसका लक्ष्य है। यहां पे आप देखेंगे ताइवान ने, साउथ कोरिया ने और जापान ने अमेरिकी सुरक्षा छतरी लेके बहुत बड़े गलत किया है। और अभी तो लगता है कि अगर चीन ताइवान में हमला करेगा, तो जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को और यूक्रेन को अमेरिका ने बलि के बकरा बनाया, वैसे ही ताइवान को ही बलि का बकरा बनने देगा, क्योंकि उसके अमेरिका के निजी स्वार्थ हैं। और
चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो, चाहे ताइवान हो, आज इसको परमाणु शक्ति बनने में 1 साल से अधिक समय नहीं लगेगा। इतना टेक्नोलॉजी में और डेवलपमेंट में ये तीनों राष्ट्र आगे हैं। इन लोगों को परमाणु शक्ति बन जाना चाहिए। जैसे नॉर्थ कोरिया जैसे पिद्दी सा देश आज परमाणु शक्ति है, इसीलिए दुनिया को धौंस जमा रहा है। पाकिस्तान जैसे एबनॉर्मल राष्ट्र, या जो ना लोकतंत्र है, ना कोई व्यवस्था है, और आतंकवादियों की फैक्ट्री बना है, वो आज परमाणु शक्ति के कारण अमेरिका से, चीन से बार्गेनिंग कर रहा है और एड ले रहा है। तो आज ताइवान को भी परमाणु शक्ति अगर बन गया तो फिर चीन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और चीन की प्लानिंग देखिए, चीन हमारा घोषित दुश्मन देश है। मैं चीन की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुश्मन देश भी जो अच्छा कार्य करता है, जो डेवलपमेंट करता है, तो उसको हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। आज चीन ने 30 साल में जो विकास किया है, जिसको मैं एपिसोड 1 में बताया हूं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, बुलेट ट्रेन में, विकास में इतना आगे बढ़ा है कि भारत को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। इसीलिए मैं बताया कि वो स्थायी समाधान करता है। लेकिन एक चीज को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश के साथ साथ हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने वाला देश रहा है। इसलिए 1962 के युद्ध में जब चीन ने भारत को बुरी तरह हराया और 38,000 वर्ग किलोमीटर को कब्जा कर लिया, तो पर भी हमने युद्ध को जारी नहीं रखा और शांति समझौता और वार्ता का प्रयास किया। भारत की जो विश्व शांति की नीति रही है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान्यता देने वाली नीति रही है, और विश्व में शांति और सह अस्तित्व के साथ विकास करने वाली नीति रही है, तो लोकतंत्र में लोकतंत्रीय प्रक्रिया होती है। कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी योजना में अगर कोई व्यक्ति सहमत नहीं होता है तो जुडिशरी में वो चैलेंज करता है, फिर जुडिशरी स्क्रूटनी होती है लोकतंत्र के अनुसार। और कई योजनाएं जो चीन में 3 साल में कर लेता है, हम 10 साल में करते हैं। और एक लोकतंत्रीय प्रक्रिया है, और लोकतंत्र को हम मानते हैं तो उसको इनकार भी नहीं कर सकते। और चीन कोई भी योजना, कोई भी हड़प नीति, साम्राज्यवाद नीति को इसलिए कर पाता है क्योंकि वहां एथोटेरियन तानाशाही गवर्नमेंट है। हालांकि ढांचा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो ढांचा मात्र कम्युनिस्टों की है। बाकी आज से 30 साल पहले पूंजीवाद को चीन ने अपना लिया है पूर्ण रूप से, और आज एक विकसित राष्ट्र बन गया है। तो चीन के अभी जो परिस्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, सैनिक स्थिति है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति है, इससे तो लगता यह है कि जैसे 3 राष्ट्रों को कब्जा करके स्थायी समाधान किया चीन ने, वैसे ही ताइवान को भी कब्जा करके स्थायी समाधान का मतलब है स्थायी रूप से ताइवान को चीन कब्जा कर सकता है। अस्थायी समाधान मैंने जो बताया कि चीनी हान जाति के लोग वहां अभी 90% हो चुके हैं, और वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज भी मैंड्रीन है, चाइनीज है। लेकिन चीनी लोगों की, चीन की सरकार की प्लानिंग, जिसको दाद देनी चाहिए। जब मेनलैंड चाइना में
कम्युनिस्टों की सरकार हो गई और चांग काई शेक की सरकार ताइवान से संचालित होने लगी और पश्चिमी राष्ट्रों ने, अमेरिका ने मान्यता चांग काई शेक के सरकार को दिया और वीटो पावर के प्रयोग भी ताइवान ही करता रहा 1979 तक, जब चीन और अमेरिका के बाइलेटरल रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ तब तक। और जब बाइलेटरल रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ और अमेरिका ने जब चीन से संबंध स्थापित किया, तो अमेरिका का स्वार्थ था कि सोवियत संघ को काउंटर करना है और सोवियत संघ के को काउंटर करने की जो पश्चिमी राष्ट्रों की नीति रही, उसका पूरा फायदा पिछले 40-50 साल में चीन ने उठाया और सभी राष्ट्रों से अपने राष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करवाया। और जब बाइलेटरल रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ अमेरिका और चीन के बीच, तो वन चाइना पॉलिसी जो 1949 से घोषित कर रखा है चीन सरकार ने, उसको मान्यता देने के बाद बाइलेटरल रिलेशन स्थापित किया। देखिए रणनीति कितना, जैसे मैंने हांगकांग के बारे में बताया था, जैसे मैंने मकाऊ के बारे में बताया था, कैसे प्लानिंग है चीन की। और भारत ने तो जवाहरलाल नेहरू जी के समय में वन चाइना पॉलिसी को 1950 में अघोषित रूप से स्वीकार कर लिया था, जिसको बाद के सरकारों ने भी अस्पष्ट रूप से मान्यता दिया। स्पष्ट तो घोषणा नहीं किया है, लेकिन मान्यता दिया। तो चीन की जो प्लानिंग है कि साम्राज्यवाद, जो कम्युनिस्ट क्रांति 1949 के बाद शुरू होता है, पहले तो 200 साल चीन कमजोर था, इसीलिए हर युद्ध के बाद समझौता करता था, लेकिन किसी का गुलाम नहीं रहा और समझौते के तहत कुछ क्षेत्रों को देके और पट्टे पे देके एक शर्त के तहत भविष्य की उम्मीद को बनाए रखता था। जैसे हांगकांग मकाऊ के साथ किया, बाद में उसको वापस किया गया। और ताइवान को भी चीन का घोषित लक्ष्य है और ताइवान को भी कब्जा करने में इसलिए सफल हो सकता है क्योंकि अभी अमेरिकी की जो दोगली पॉलिसी है और अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, अमेरिका अपने स्वार्थ में लगा है, रूस अपने स्वार्थ में लगा है यूक्रेन को कब्जा करने में, तो चीन के लिए सुनहरा अवसर है। और अमेरिकी सुरक्षा छतरी जो ताइवान को मिला है, उसको विश्वास नहीं किया जा सकता। और जैसे यूक्रेन को अमेरिका ने बलि के बकरा बना दिया रूस के सामने, वैसे चीन के सामने ताइवान को भी बलि का बकरा बना सकता है। इसके बारे में साउथ कोरिया को, जापान को और ताइवान को सोचना चाहिए और भारत जैसे राष्ट्र को भी ताइवान को, साउथ कोरिया को, जापान को एटॉमिक पावर बनने में, परमाणु शक्ति बनने में सहयोग करना चाहिए। तो पहला जो एपिसोड था उसमें मैंने चीनी साम्राज्यवाद स्थायी समाधान में मैं तिब्बत, सिंजियांग और इनर मंगोलिया का चर्चा किया था। और इसमें जो अगला निशाना सी जिनपिंग ने घोषित किया है और पहले से चीन की नीति रही है, तो अगला निशाना जो चीन का है और स्थायी समाधान है ताइवान में, वो भी सफल होते हुए दिख रहा है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति परिस्थिति है, जैसे अमेरिका की दोगली नीति है, तो इससे तो लगता है कि चीनी साम्राज्यवाद ताइवान में भी अपने में विलय करके स्थायी समाधान कर सकता है। मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।